फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पीएलसी ऑपरेशन एंड सीपीयू स्कैन साइकिल। ये लेक्चर नंबर 6 है पीएलसी एंड स्कैडा सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएलसी ऑपरेशन और सीपीयू स्कैन साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी पीएलसी का, क्योंकि पीएलसी के ऑपरेशन को और सीपीयू की स्कैन साइकिल को समझने के लिए हमें पीएलसी का बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने पीएलसी का बेसिक बताया है और कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी भी बताए हैं, और उसके साथ साथ इसके बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीएलसी का बेसिक वहाँ से पढ़िए, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप पीएलसी और स्कैडा की हिंदी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। पीएलसी के ऑपरेशन को और सीपीयू स्कैन साइकिल को डिस्कस करने के पहले मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी पीएलसी का। बेसिकली पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसको हम एक गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं। यानी पीएलसी एक हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम है, और जो भी हमें कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके लिए जो भी लॉजिक लगता है उसके अकॉर्डिंग, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं और पीएलसी वो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली पीएलसी का यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट करने में, या फिर किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने में, या किसी मशीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, किसी प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेट करने के लिए, या प्रोडक्शन लाइन को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलिंग सिस्टम है। पीएलसी जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है वो माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से करता है। तो हम कह सकते हैं कि हर पीएलसी में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो उसका कोर होता है। इसीलिए पीएलसी को इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये जो पीएलसी का प्रोसेसर होता है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो गैदर करता है इनपुट डिवाइस से, यानी फील्ड में, यानी जो भी आपका प्रोडक्शन प्लांट है या जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें जो भी इनपुट डिवाइस लगे हैं उनमें से इनपुट कलेक्ट करता है और उन इनपुट को इवेल्युएट करता है, यानी उन इनपुट को प्रोसेस करता है। जो भी हमने लॉजिक दिया है, यानी प्रोग्रामर ने जो भी प्रोग्राम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इन इनपुट्स को वो प्रोसेस करता है और उससे उसको एक डिजायर आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को वो आउटपुट डिवाइस की हेल्प से डिस्प्ले करता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा पीएलसी परफॉर्म करता है किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी मशीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या प्रोडक्शन प्लांट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि पीएलसी एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं, बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। और पीएलसी में हम इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। किसी भी फिजिकल फॉर्म में आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, किसी भी फॉर्म में हम इनपुट दे सकते हैं, या फिर हम डिजिटल फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं और एनालॉग फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में हम इनपुट दे सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इनपुट सेंसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं सेंसर्स या स्विचेस। तो इनकी हेल्प से जब हम इनपुट देते हैं और जो भी हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है उसके लिए यूजर एक प्रोग्राम लिखता है, तो हम पीएलसी को कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। किसी भी कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए उसको हम फिट कर सकते हैं, जो भी हमारा सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम पीएलसी को प्रोग्राम कर देते हैं। तो इस तरह से पीएलसी बहुत सारी एप्लीकेशंस में कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे फिर से मैंने बताया है, बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट करने के लिए, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के लिए, कन्वेयर सिस्टम्स के लिए, ऑयल और गैस रिफाइनरीज में हम इसका यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन लाइन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इन सब में हम पीएलसी का यूज़ करते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम है। माइक्रो प्रोसेसर पीएलसी का कोर है, लेकिन क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट होती हैं। इसकी वर्किंग डिफरेंट होती है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर जनरली वर्क करते हैं वेटिंग मोड पे, लेकिन पीएलसी वर्क करता है सेंट्रलाइज्ड मोड, यानी इसके पास सेंट्रलाइज्ड इनपुट्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड आउटपुट होता है और पीरियोडिक स्कैनिंग होती है। यानी पीएलसी का जो सीपीयू है वो पीरियोडिक साइक्लिक फॉर्म में स्कैनिंग करता है। तो ये जो टाइम लगता है स्कैन करने की प्रोसेस में उसको हम कहते हैं स्कैन टाइम, और जो साइकिल होती है स्कैन की उसको हम कहते हैं स्कैन साइकिल। ये स्कैन टाइम क्या है, स्कैन साइकिल क्या है, वो आगे इस वीडियो में मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब देखते हैं कि सीपीयू कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो इसमें हमें जो भी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम की हेल्प से पीएलसी जो है वो कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करता है। और हमें मालूम है कि प्रोग्राम बेसिकली एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे ही हम पीएलसी को स्टार्ट करते हैं सीपीयू स्टार्ट हो जाता है और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। यानी सबसे पहले वो एक इंस्ट्रक्शन को फैच करता है प्रोग्राम मेमोरी से। तो प्रोग्राम मेमोरी के लिए बेसिकली हम रोम का यूज करते हैं पीएलसी में, और एक इनपुट को फैच करता है। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करता है और जो आउटपुट आता है इस इंस्ट्रक्शन का उसको स्टोर करता है डेटा मेमोरी के यानी रैम के आउटपुट सेक्शन में। डिस्प्ले नहीं करता, डेटा मेमोरी के आउटपुट सेक्शन में स्टोर कर देता है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करता है, दूसरा इनपुट फैच करता है इनपुट मॉड्यूल से, फिर से एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन को और फिर जो आउटपुट आता है वो स्टोर कर देता है डेटा मेमोरी के रैम सेक्शन में। इस तरह वो वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शन को फैच करके एग्जीक्यूट करता है एक पीरियोडिक मैनर में, एक लूप के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग। अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन नहीं आता तो ये यूजर प्रोग्राम जो है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता जाता है, यानी इसके हर इंस्ट्रक्शन को हम वन बाय वन फैच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जब सारे इंस्ट्रक्शन एंड हो जाता है तो फिर सीपीयू फिर से दूसरे इंस्ट्रक्शन में रिटर्न हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो इसको हम कहते हैं स्कैन साइकिल। अब उसके बाद ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का, सीपीयू क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इस यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ, यानी ये स्कैनिंग करने के साथ साथ सीपीयू और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है इंटरनली, जैसे कि इनपुट सैम्पलिंग करना, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना, सेल्फ डायग्नोसिस करना यानी सेल्फ टेस्टिंग करना और आउटपुट रिफ्रेश करना। ये सारे फंक्शन भी पीएलसी का सीपीयू जो है वो इंटरनल प्रोसेस करता है या इंटरनली परफॉर्म करता है। तो मेन फंक्शन हो गया फैच द इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अपडेट द आउटपुट। ये फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ इंटरनली सीपीयू इनपुट सैम्पलिंग करता है, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी जितने भी कंपोनेंट पीएलसी में कनेक्ट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करने का काम भी पीएलसी का सीपीयू करता है। उसके साथ साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो करता ही है, उसके साथ साथ सेल्फ डायग्नोसिस करता है। सेल्फ डायग्नोसिस मतलब सेल्फ टेस्टिंग भी करता जाता है साथ में, और फिर आउटपुट को रिफ्रेश करता है। तो ये मेन फंक्शंस हैं सीपीयू के। अब अपन देखते हैं पूरे ऑपरेशन को सीपीयू के सीपीयू स्कैन साइकिल की हेल्प से। अभी मैंने आपको वर्बली बताया था कि सीपीयू की स्कैन साइकिल क्या होती है। अब अपन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि सीपीयू की स्कैन साइकिल क्या होती है। बेसिकली सीपीयू की स्कैन साइकिल में 3 मेन फंक्शंस होते हैं, इनपुट रीड फंक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फंक्शन या जिसे हम लॉजिक सॉल्विंग फंक्शन भी कहते हैं, और अपडेट आउटपुट फंक्शन। ये 3 चीजें
पीएलसी का सीपीयू करता है। और इन तीनों को हम कहते हैं, जब ये तीनों स्टेप पूरे होते हैं तो वो कहलाती है वन स्कैन साइकिल। अब कैसे इनपुट रीड करता है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और कैसे अपडेट करता है आउटपुट, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूरा फंक्शन सीपीयू का जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे मैं आपको पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएलसी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ मल्टीपल इनपुट लगे हैं, यहाँ मल्टीपल आउटपुट है। मल्टीपल इनपुट के लिए यहाँ पे इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगे हैं, जिनके लिए हम सेंसर्स का और स्विचेस का यूज करते हैं। आउटपुट के लिए हम एक्चुएटर्स का यूज करते हैं, मोटर का, लैंप का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम आउटपुट शो करते हैं। इनपुट बेसिकली हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये जो सेंसर हैं वो इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो भी इनपुट आता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस से, उसको दिया जाता है इनपुट मॉड्यूल में। इनपुट मॉड्यूल का फंक्शन होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेता है इनपुट डिवाइस से और उनको डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे इजिली हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन्हें अंडरस्टैंड करे और प्रोसेस कर सके। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ से इनपुट को फैच करती है और जो भी प्रोग्राम यूजर ने लिखा है इस प्रोग्रामिंग डिवाइस की हेल्प से, तो ये प्रोग्रामिंग डिवाइस की हेल्प से हम लैडर लॉजिक प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हमें पीएलसी से कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कराना है उसके अकॉर्डिंग। और ये प्रोग्राम स्टोर हो जाता है मेमोरी के प्रोग्राम मेमोरी पार्ट में, जिसे हम रोम कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग डिवाइस एक ईथरनेट केबल की हेल्प से पीएलसी से कनेक्ट होता है। तो सीपीयू यहाँ से इनपुट लेता है इनपुट मॉड्यूल से, मेमोरी के प्रोग्राम मेमोरी में जो भी प्रोग्राम है उन्हें वहां से फैच करता है, प्रोसेस करता है सारे इनपुट को और स्टोर करता है आउटपुट को डेटा मेमोरी के आउटपुट सेक्शन में। और उसके बाद वन बाय वन आउटपुट मॉड्यूल को वो डेटा देता जाता है और आउटपुट मॉड्यूल उसको शो करता है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। तो ये पूरा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सीपीयू स्कैन साइकिल या सीपीयू कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले जैसे ही आप पीएलसी को स्टार्ट करोगे, सीपीयू सबसे पहला फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है इनपुट रीड फंक्शन। यानी सीपीयू जैसे ही स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले इनपुट मॉड्यूल से इनपुट रीड करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद इस इनपुट को स्टोर करता जाएगा मेमोरी के डेटा मेमोरी वाले सेक्शन में। डेटा मेमोरी में दो सेक्शन होते हैं, इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में वन बाय वन डेटा लेगा और डेटा मेमोरी के इनपुट सेक्शन में स्टोर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या लॉजिक सॉल्विंग फंक्शन। लॉजिक सॉल्विंग में सीपीयू जो भी इनपुट इसने स्टोर किया था और लिया था इनपुट डिवाइस से उसको फैच करता है डेटा मेमोरी से, और जो प्रोग्राम यूजर ने लिखा है उस प्रोग्राम को फैच करता है प्रोग्राम मेमोरी से यानी रोम से, और दोनों को मिला के प्रोसेस करता है और जो आउटपुट आता है उसको स्टोर कर देता है डेटा मेमोरी के आउटपुट सेक्शन में। तो ये कहलाती है वन स्कैन साइकिल, जिसमें इनपुट रीड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और अपडेट आउटपुट तीन फंक्शन सीपीयू परफॉर्म करता है। उसके बाद की स्टेट होती है EOS यानी एंड ऑफ स्कैन। एंड ऑफ स्कैन जैसे ही आता है यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद फिर से सीपीयू अपनी यही साइकिल बार बार रिपीट करता जाता है। फिर से वो इनपुट रीड करेगा, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेट करेगा आउटपुट। इस तरह से वन बाय वन पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। और फिर जो डेटा मेमोरी में आउटपुट है उसको वन बाय वन वो देता है आउटपुट मॉड्यूल को और आउटपुट मॉड्यूल उसको डिस्प्ले कर देता है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। तो इसको हम कहते हैं सीपीयू स्कैन साइकिल। और इन तीनों प्रोसेस में जो टाइम लगता है, यानी इनपुट को रीड करने में जो टाइम लगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगा और आउटपुट को अपडेट करने में जो टाइम लगा, उसको हम कहते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है सीपीयू स्कैन टाइम क्या होता है, इनपुट रीड टाइम प्लस लॉजिक सॉल्विंग टाइम यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम प्लस डिस्प्ले आउटपुट टाइम। ये तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो टोटल टाइम होता है उसको हम कहते हैं सीपीयू स्कैन टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा
और CPU स्कैन टाइम जो है वो वेरी करता है 0.1 मिली सेकेंड से लेकर 50 मिली सेकेंड तक, यानी हर PLC का स्कैन टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्कैन टाइम, यानी PLC में कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लगे हैं। अगर मान लीजिए केवल 5 इनपुट लगे हैं तो कम स्कैन टाइम होगा, क्योंकि हमें केवल 5 इनपुट्स के डेटा को फैच करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और 5 आउटपुट में अपडेट करना है। अगर 50 इनपुट लगे हैं या 500 इनपुट लगे हैं तो ये इनपुट रीड टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्कैन टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डिपेंड करता है लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम है आपका, जो लॉजिक है वो कितना, उसकी कितनी लेंथ है, यानी कितना बड़ा प्रोग्राम है और कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो जो लॉजिक सॉल्विंग टाइम है या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज्यादा लगेगा। अगर सिंपल प्रोग्राम है, 1-2 लाइन का प्रोग्राम है, तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम है या लॉजिक सॉल्विंग टाइम है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ आउटपुट्स पे। अगर नंबर ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा है तो डिस्प्ले करने में टाइम लग जाएगा, अगर नंबर ऑफ आउटपुट कम है तो डिस्प्ले करने में कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम ने कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा या यूजर ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा, तो वो प्रोग्राम अगर पूरी प्रोग्राम मेमोरी फुल हो गई तो CPU को ज्यादा टाइम लगेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है स्पीड ऑफ CPU पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की या CPU की स्पीड कम है तो ये स्कैन टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज कम रहेगा। तो अगर जब भी कोई हम PLC देखते हैं, एक फास्टर PLC सिस्टम के लिए CPU का स्कैन टाइम जो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा है, फॉर बेटर PLC और फॉर फास्टर PLC सिस्टम CPU स्कैन टाइम शुड बी स्मॉल। जितना कम स्कैन टाइम होगा CPU का, उतना ज्यादा सिस्टम PLC जो है वो फास्ट होगा। एक्चुअली PLC को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइस से PLC को कनेक्ट कर देते हैं। बहुत डिफरेंट आउटपुट फील्ड डिवाइस होते हैं जिनमें हमें आउटपुट डिस्प्ले करना होता है। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम इस स्कैन टाइम को एडजस्ट करते हैं और स्कैन टाइम PLC का कैसे रिलेट करता है इनपुट से और आउटपुट डिवाइस से। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर जो आपके इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछा जाता है कि हाउ PLC CPU स्कैन टाइम इज रिलेटेड विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी PLC के CPU का स्कैन टाइम कैसे रिलेटेड होता है या कैसे अफेक्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक PLC लगा हुआ है और इससे हमने एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया है, जिसके लिए बेसिकली हम एनकोडर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एनकोडर जो है एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से इनपुट जो है वो देता है PLC को। तो मान लीजिए यहाँ पे एनकोडर की फ्रीक्वेंसी है 1 मिली सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे एनकोडर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 मिली सेकेंड है। अब मान लीजिए PLC का स्कैन टाइम है 5 मिली सेकेंड का। तो PLC का CPU कैसे रीड करेगा इनपुट को, कैसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को और कैसे राइट करेगा आउटपुट को, वो अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि PLC का स्कैन टाइम ये रेड कलर से दिया है, 5 मिली सेकेंड का PLC का स्कैन टाइम है। तो ये फर्स्ट स्कैन साइकिल है PLC की और ये दूसरी स्कैन साइकिल हो गई PLC की। उसके बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी PLC की स्कैन साइकिल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है इनपुट रीड, दूसरा होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या लॉजिक सॉल्विंग और तीसरा होता है आउटपुट अपडेट या फिर आउटपुट रीड। तो टोटल 5 मिली सेकेंड का जो स्कैन साइकिल है PLC की, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। मान लीजिए इनपुट रीड करने में टोटल टाइम लग रहा है PLC को 0.3 मिली सेकेंड का, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट को रीड करने के लिए 0.3 मिली सेकेंड का लग रहा है। तो टोटल 0.3 प्लस 0.3 कितना हो गया, 0.6 मिली सेकेंड।
तो 5 में से अगर हमने 0.6 मिली सेकेंड माइनस कर दिया तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या लॉजिक सॉल्विंग टाइम कितना हो गया, 4.4 मिली सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमने इनपुट डिवाइस लगाया है, यानी जो एनकोडर हमने लगाया है पीएलसी को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, वो हमें 1 मिली सेकेंड की रेट से इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इनकोडर ने इनपुट प्रोवाइड किया है, ये ब्लू कलर के लाइन से दिया हुआ है, ये देखिए। तो एनकोडर की जो फर्स्ट पल्स है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है, सेकेंड पल्स एनकोडर की यहाँ पे अपीयर हो रही है, थर्ड पल्स यहाँ पे अपीयर हो रही है और फोर्थ पल्स यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनकोडर की फर्स्ट पल्स है वो हमारे पीएलसी के स्कैन टाइम के इनपुट रीड टाइम पे अपीयर हो रही है। तो पीएलसी क्या करेगा, इस वाली पल्स को तो रीड कर लेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पल्स है वो अपीयर हो रही है लॉजिक सॉल्विंग टाइम में या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम में पीएलसी के, तो पीएलसी इसको रीड नहीं कर पाएगा। उसके बाद थर्ड पल्स भी हमारी अपीयर हो रही है आउटपुट रीड टाइम में, तो इस टाइम तो पीएलसी का सीपीयू आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, तो कैसे इनपुट को रीड करेगा। तो जो सेकेंड और थर्ड नंबर की पल्स है वो हमारा पीएलसी रीड नहीं कर पाएगा, केवल फर्स्ट नंबर की पल्स ही रीड करेगा, और उसके बाद फोर्थ नंबर की पल्स को रीड करेगा, क्योंकि फोर्थ नंबर की पल्स हमारे सीपीयू के इस सेकेंड स्कैन टाइम के रीड इनपुट सेक्शन में अपीयर हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सीपीयू जो है वो केवल फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर की पल्स को ही रीड कर पाएगा और सेकेंड और थर्ड इनपुट को रीड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पीएलसी जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट हमें आउटपुट में शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट इनपुट को रीड ही नहीं कर पा रहा। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार जो इनपुट हम लगाते हैं पीएलसी में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारे पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो मैच नहीं करता, वो सिंक्रोनाइज नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इनपुट डिवाइस और हमारा पीएलसी जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो, तभी हमारा पीएलसी जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ज़्यादा होगी पीएलसी के स्कैन टाइम से, तो कभी भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। तो इसके लिए ये हो सकता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और पीएलसी का स्कैन टाइम जो है वो भी शॉर्ट हो जाए। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और पीएलसी का स्कैन टाइम शॉर्ट हो जाएगा, तो जो इनपुट है वो पीएलसी के इनपुट रीड टाइम पे अपीयर होगा और पीएलसी हर इनपुट पल्स को रीड करेगा और आउटपुट में एक्यूरेट आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो ये फंक्शन है, इनपुट फ्रीक्वेंसी हायर नहीं होनी चाहिए पीएलसी के स्कैन टाइम से, इनपुट फ्रीक्वेंसी कम हो और पीएलसी का स्कैन टाइम भी शॉर्ट हो। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कंडीशन यही है कि जो इनपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और पीएलसी का स्कैन टाइम जो है वो भी लार्ज है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तो उस टाइम पे हम इंटरप्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्ट फंक्शन क्या कहलाता है? इंटरप्ट फंक्शन मतलब अगर हम किसी इनपुट में इंटरप्ट सिग्नल जो है वो प्लस करके ऐड करके ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा पीएलसी का सीपीयू ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इम्पॉर्टेंट इनपुट सिग्नल है और इसको रीड करो, पहले बाकी सारी प्रोसेस को होल्ड कर दो। तो वो पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये पीएलसी का स्कैन साइकिल है, ये हमारी पीएलसी की स्कैन साइकिल दी है, ये फर्स्ट स्कैन साइकिल है और ये सेकेंड स्कैन साइकिल है। फर्स्ट स्कैन साइकिल में फिर से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनपुट रीड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और अपडेट आउटपुट। इसी तरह सेकेंड में भी ये इनपुट रीड है, यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ पे आउटपुट अपडेट। मान लीजिए ये हमारे इनपुट सिग्नल आ रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनपुट सिग्नल अपीयर हुआ इनपुट रीड टाइम में, दूसरा इनपुट यहाँ अपीयर हुआ, थर्ड पल्स यहाँ हुई और फोर्थ पल्स यहाँ अपीयर हुई। अब जो हमारा सीपीयू है पीएलसी का, वो हमारी फर्स्ट पल्स को तो रीड कर पाएगा क्योंकि वो इनपुट रीड टाइम पे अपीयर हुई है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पल्स को रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारे लॉजिक सॉल्विंग या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम या अपडेट आउटपुट टाइम में अपीयर हो रहे हैं। तो उसके लिए
क्या करें हम कि हमारा जो पीएलसी है वो सारी इनपुट को रीड करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर इनपुट सिग्नल के पहले एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करते हैं। जैसे ही हमारा पीएलसी का सीपीयू इस इंटरप्ट सिग्नल को रीड करता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इंपॉर्टेंट इनपुट है और इसको हमको पहले रीड करना है, उसके बाद हम बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो वो अपनी सारी जो प्रोसेसिंग है उसको हॉल्ट करके सबसे पहले वो इनपुट को रीड करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पल्स आई, इसमें भी हमने इंटरप्ट सिग्नल ऐड कर दिया। लेकिन अगर इंटरप्ट सिग्नल हमारे इनपुट रीड साइकिल में अपीयर होती है तो पीएलसी का सीपीयू क्या करता है, उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है और इनपुट को रीड कर लेता है। मान लीजिए दूसरी पल्स हमारी आ रही है लॉजिक सॉल्विंग के टाइम पे, उसमें भी इंटरप्ट सिग्नल आए, पीएलसी के सीपीयू ने देखा कि ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी आई है, तो वो क्या करेगा, जो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर रहा था पहले, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को यहीं पे हॉल्ट करेगा और इस वाली सेकेंड पल्स को, क्योंकि इसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल लगे हुए हैं, इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद इसका आउटपुट पहले अपडेट करेगा या रैम के आउटपुट सेक्शन में इसके आउटपुट को स्टोर कर देगा। उसके बाद थर्ड पल्स को देखेगा, थर्ड में भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लगी है तो वो थर्ड पल्स को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट होगा वो स्टोर कर देगा आउटपुट सेक्शन में रैम के। इस तरह से वो सारी पल्स को रीड करने के बाद, जब सारी पल्स रीड हो जाएंगी, उसके बाद वो अपना जो प्रीवियस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन था उसको रिज्यूम करेगा। तो इस तरह से ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल जो है या इंटरप्ट फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है पीएलसी में। इंटरप्ट मतलब होता है कि हमारे पीएलसी को ये बताना कि ये हमारे इम्पॉर्टेंट इनपुट आ रहे हैं, इनको पहले रिसीव करो, इनको रीड करो, एग्जीक्यूट करो, उसके बाद आप अपने प्रीवियस काम को करिएगा। तो सबसे पहले जैसे ही ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल अपीयर होते हैं, पीएलसी का जो सीपीयू है इनपुट रीड करता है, फिर इनको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट भी जनरेट करके रैम के, यानी जो हमारी डेटा मेमोरी होती है, उसके आउटपुट सेक्शन में स्टोर कर देता है। और अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल हमारी उस इनपुट सिग्नल में लगा है जो अपीयर हो रही है इनपुट रीड साइकिल में सीपीयू के, तो सीपीयू उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को कैंसिल करता है और इनपुट को रीड कर ले। तो इस तरह से पीएलसी का इंटरप्ट फंक्शन वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं कि पीएलसी का स्कैन टाइम फास्टर होना चाहिए और इनपुट की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो होप यू लाइक द वीडियो, और इस टाइप के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए।